Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 3 gathering to food, growing to gathering the food. डिस्कस कर रहे थे आपके इस चैप्टर के बारे में जिसमें मैंने आपको तमाम टॉपिक डिस्कस किया, वैरायटीज़ ऑफ फूड डिस्कस किया और सबसे इम्पॉर्टेंट कई प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया, जहाँ बुर्ज होम के बारे में डिस्कस किया जम्मू कश्मीर का। वहीं आपके पाकिस्तान के मेहरगढ़ के बारे में डिस्कस किया, बिहार के चिनाब के बारे में डिस्कस किया। और मैंने बताया इन जो प्लेसेस हैं जितने भी एंशियंट पीरियड के स्टार्टिंग के, चाहे वो नियोलिथिक केस हो या कोई भी केस हो, वहाँ जितने भी प्लांट्स या जो भी फूड्स वगैरह मिले हैं उसके बारे में हम पिछले टर्म पे डिस्कस कर रहे थे। क्लियर। वहाँ बुर्ज होम के बारे में मैंने बताया जम्मू कश्मीर का कितना इम्पोर्टेंट रहा है। साथ ही साथ आपके मेहरगढ़ मैंने एमपी के बारे में पाकिस्तान के बारे में भी डिस्कस किया। आपने देखा था मेहरगढ़ कितना इम्पोर्टेंट है। उस समय प्लांटेशन वगैरह भी नियोलिथिक पीरियड में सब करने लगे थे अच्छा खासा, चाहे वो वीट हो चाहे वो राइस हो, बड़े अच्छे से प्रोड्यूस करते थे और उसका वो यूज़ करते थे। आइए आज उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेते हैं और लास्ट टॉपिक कुछ डिस्कस किया है, एक छोटा सा पैरा बनाया है, उस डिस्कस किया है वहाँ तुर्की का एक क्षेत्र है। क्लियर। तुर्की के एरिया को लिया, जैसे इंडिया में बहुत सारे नियोलिथिक टाइप के या पैलोलिथिक टाइप के बहुत सारे प्लेसेस मिले हुए हैं, उसी तरह तुर्की का एक एरिया है, उस एरिया को कहते हैं कैटल हुयूक। कैटल हुयूक। क्लियर। यहाँ कैटल हुयूक एक रीजन है, कैटल ह्यूक एक रीजन है तुर्की का, जहाँ पे मतलब ये जैसे इंडिया में आपके एंशियंट टाइम के बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारे ग्रेन्स मिले हैं, बहुत सारे फूड मिले हैं, ये सब ऐसा तुर्की में भी कैटल में बहुत सारे इन्हीं चीज़ों के साक्ष्य देखने को मिले हैं। एनिमल्स के मिले हैं और बहुत सारे जानवरों के मिले हैं। और ये भी उसी टाइम के माने जाते हैं जिस टाइम का आपका इंडिया में नियोलिथिक उतिक का टाइम है, वही टाइम वही है। तो ये डिस्कस किया गया है तुर्की के बारे में, एक पैराग्राफ है वहाँ पे। बस यहाँ ये बस आपको जानने वाली चीज़ है कि तुर्की का जो एरा है ये कैटल, यहाँ पे जो सामान वगैरह को लोडिंग की जाती थी वो एनिमल्स के बैक पे और ह्यूमंस के बैक पे की जाती थी, यानी पीठ पर की जाती थी। इंडिया में भी ऐसा साक्ष्य मिला है कि जो ऐसे गधों का जो यूज़ किया जाता था उनके ऊपर सामान को क्या करते थे, फिट कर देते थे। उसी तरह तुर्की में भी इसी का साक्ष्य मिला है। अच्छी बात ये है कि इस समय अगर इंडिया में फॉसिल मिले हैं या कोई अवशेष मिला है तो तुर्की में भी अवशेष मिलने से ये क्लियर पता चल गया हिस्टोरियंस को कि निश्चित तौर पे जैसे इंडिया में आपका डेवलपिंग पॉइंट उसी समय शुरू हो गया था, वैसे तुर्की वगैरह में भी हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी बात, तुर्की में कहा जाता है मिस्र ईरान के कुछ कॉइन्स भी मिले हैं, सिक्के कुछ मिले हैं जो मिस्र और ईरान में ही बनाए जाते थे। इस आधार पे कह सकते थे कि इंडिया के अलावा उस समय कई सारे वर्ल्ड में ऐसे स्थल आ चुके थे, ऐसे प्लेसेस आ चुके थे जहां अच्छा खासा डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। लेकिन कहा जाता है इंडिया में जो डेवलपमेंट था वो डेवलपमेंट विश्व के अन्य देशों से कहीं बेहतर था। रीज़न उसका ये है कि जो अन्य देश के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सजावट पे बल देते थे, मतलब सजाते थे अपने घर को बहुत अच्छा से, उसका यूज़ करते थे। लेकिन इंडियंस जो थे, इंडियंस मतलब जो पीरियड के मिले हैं इंडियंस में, इंडियंस क्या करते थे, सजावट पे ध्यान नहीं देते थे, वो यूजेस पे ध्यान देते थे, यानी उपयोगिता पे, इम्पोर्टेंस पे ध्यान देते थे। वो ऐसी चीज़ों को बनाते थे कि इन फ्यूचर में उसका यूज़ किया जा सके, वो वेस्ट ना हो। क्लियर। और उन लोग का क्या है, सजावट पे ध्यान देते थे। जैसे अगर पता चले सिविलाइज्ड एरा खत्म हुआ तो पता चला उसी के साथ आपका कल्चर भी खत्म हो गया, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। क्लियर। तो आज आपका चैप्टर नंबर 3 यानी गैदरिंग टू फूड खत्म हुआ। जैसा मैंने बता चुका हूँ कि एंशिएंट में बड़े मज़ेदार मज़ेदार टॉपिक आप आगे भी पाएंगे। आपका अभी तो शुरू ही होने वाला है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, और यहीं से आपको मिलेगी बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ, बड़े मज़ेदार चैप्टर हैं, नो डाउट उसमें। क्लियर। तो आपका चैप्टर 3 फिनिश होता है। आइए आज डिस्कस करते हैं कुछ उसके क्वेश्चंस को, आप सॉल्व करिए क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 एज ए नेचुरल, वही क्वेश्चन, कंप्लीट बुक एक्सरसाइज। आपके बुक में पीछे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ट्रू फॉल्स वगैरह दिए होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द ग्रेन्स ग्रो इन दिस पीरियड, मतलब पैलोलिथिक, नियोलिथिक या मेसोलिथिक टाइम पे कौन सा फूड ग्रो हो रहा था, कौन कौन से ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, राइस, व्हीट, बाजरा, क्या क्या हो रहा था, इन सब के बारे में आप एक लिस्ट तैयार कीजिए। लिस्ट तैयार करना है, जितने भी आप जानते हैं, जितने भी आप बुक में पढ़े होंगे या लेक्चर में सुने होंगे, उनका एक लिस्ट तैयार कीजिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट
3 ways in which the lives of farmers would have been different from that of hunter gatherers. क्लियर? जो हंटर गैदर्स की लाइफ थी उससे फार्मर्स की लाइफ किस प्रकार डिफरेंट थी। आपसे डिस्कस भी किया था कि हंटर्स लाइफ क्या होता है और फार्मर्स तो आप जानते ही हैं। फार्मर्स के बारे में मैं डिस्कस नहीं किया, हालांकि आप फार्मर्स के बारे में कुछ बताना ही नहीं, आप तो जानती हैं फार्मर्स किन चीज़ों पे फोकस करते हैं और हंटर गैदर्स किस प्रकार की लाइफ जीते थे। इन दोनों का थोड़ा 3 वेज बताइए कि लिस्ट ऑफ आउट डिफरेंट किस प्रकार, 3 प्रकार बताइएगा, 3 टाइप कि इस प्रकार से हंटर गैदर्स से फार्मर डिफरेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द सीरियल्स दैट यू ईट। कुछ सीरियल्स का नाम बताइए जो आप ईट करते हैं, भोजन करते हैं। कुछ सीरियल्स के यहाँ पे आपको नाम बताना है। सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आराम से समझना। वाई डू आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट मेनी पीपल लिव्ड इन मेहरगढ़। आर्कोलॉजिस्ट सोचते थे क्यों बहुत सारे लोग मेहरगढ़ में रहते हैं। वेयर हंटर्स टू स्टार्ट विद दैट ऑफ हर्डिंग बिकम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर। इनके द्वारा किया गया हर्डिंग का काम या हंटर्स द्वारा किया गया हर्डिंग का काम इन फ्यूचर में क्या उसका इम्पोर्टेंस रहा, वही पॉइंट आपको डिस्कस करना है। आपका ये 5 क्वेश्चन बनाया है मैंने। आपके 5 ही क्वेश्चन मैंने बनाए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका बुक की साइज है वैसे ही लंबा चौड़ा हो जाता है, तो क्योंकि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, ट्रू फॉल्स करते हैं, तो मैचिंग करते हैं, तो लंबा लेंदी हो ही जाता है आपका पेपर। इसलिए मैंने 5 क्वेश्चन ही बताए हैं, उसको छोड़ के 4 ही क्वेश्चन बनाए। आप इन 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक बार फिर वही बात कहूँगा, क्वेश्चन का आंसर अगर आप अपने मन से देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपकी थिंकिंग पता चलेगी कि आपने चैप्टर को सोचा है, समझा है और अकॉर्डिंग उसके लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप बुकिस लेते हैं हेल्प तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप उसको याद तो करेंगे नहीं। अगर बुकिस करते हैं तो भाई उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो आप ही के एडवांटेज के लिए है। क्लियर? चैप्टर को एक बार मैं शॉर्टकट में रिवाइज कर दे रहा हूँ। आपने चैप्टर में बहुत चीज़ों को जाना। सबसे पहले तो वैरायटीज़ ऑफ फूड जाना कि किस प्रकार वैरायटी ऑफ फूड कितने प्रकार के हैं। सेकंड टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया वो आपसे डिस्कस किया कि जो उस समय लोग रहते थे, उस समय के जो लोग रहते थे वो किस प्रकार अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। तो वहाँ मैंने 3 टाइप बताया था कि इस प्रकार से वो लाइफ अपना स्पेंड करते थे। आगे मैंने डिस्कस किया और कुछ सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, जहाँ मैंने जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम के बारे में बताया, वहाँ गर्द के बारे में मैंने बताया था, गड्ढे के बारे में बताया था, ये सब डिस्कस किया आपको मेहरगढ़ के बारे में। 2 सबसे बड़े स्थल मैंने डिस्कस किया था, मेहरगढ़ और बुर्ज होम। साथ ही डिस्कस किया मैंने चिराग के यूपी के कोल्डिहवा जैसे क्षेत्रों के बारे में, जहाँ चावल का सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिला है। कुछ इस तरह का पॉइंट डिस्कस किया है। आगे मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट करूँगा। वैसे कहने को तो कहा जाता है कि जो हिस्ट्री है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही पढ़ना चाहिए। सिविलाइजेशन मीन्स आप समझते ही हैं सभ्यता होती है, यानी एक तरह से इंसान सिविलाइज हो गया, सभ्य हो गया। और जब सभ्य होगा तभी कहा जाता है कल्चर या कल्चर का या फिर सोशल का सिमिलरिटी का तभी डेवलपमेंट होता है। उससे पहले अगर मैं बात करूं हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले, तो भारत में कोई सिविलाइज एरा नहीं था। सिविलाइज एरा कहने का मतलब है इंसानों में किसी प्रकार का कोई सभ्यता नहीं था, सभ्य जैसी चीज़ें नहीं थी। हालांकि इंसान रहते थे, मिलजुल कर ही रहते थे, लेकिन उनमें वो कल्चर डेवलप नहीं हो पाया था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आकर डेवलप हुआ। क्लियर? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैं डिस्कस करूँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं आगे मैं ले जाके। उससे पहले आपने कुछ पैथोलॉजिक चीज़ों को जान लिया, चाहे वो नीजो हो, मेजो हो या पैलो हो, तीनों आपने समझ लिया क्या है क्या नहीं है। और आगे डिस्कस करेंगे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को। क्लियर? हड़प्पन सिविलाइजेशन जो एरा है, उस समय जब भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, उसी समय विश्व में भी कई सारे सिविलाइज एरा का उद्भव हुआ था। मेसोपोटामिया का, ईरान का, मिस्र का। आपको ये पता होना चाहिए जो वर्ल्ड में सबसे पुराना सिविलाइज एरा है ना, सबसे पुरानी सभ्यता, तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। यानी सिंपल अगर मैं कहूँ तो सिविलाइज्ड एरा यानी सिविलाइजेशन अगर सबसे पहले कहीं आया तो मेसोपोटामिया में आया, और सेकंड नंबर पे आपके इंडिया यानी हड़प्पा में आया। क्लियर? कभी किसी इंसान ने मेसोपोटामिया के किंग से बात की थी, मेसोपोटामिया वही यूनान का क्षेत्र बोलते हैं, उनसे बात किया और उनसे पूछा था क्या आपको गर्व फील नहीं होता कि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले के हैं, लेकिन फिर भी आपका नाम उतनी रिस्पेक्ट के साथ नहीं लिया जाता जितना इंडिया का। क्या आपको थोड़ा गुस्सा नहीं आता इस चीज़ पे? तो मेसोपोटामिया के किंग ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता इस थिंग पे। क्यों?
तो पत्रकार ने पूछा क्यों, ऐसे क्यों आप बोल रहे हैं? तो मेसोपोटामिया के किंग ने कहा था कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने सजावट पे बल दिया, और सजावट पे बल देने की वजह से इन फ्यूचर में जब यहाँ की सारी चीज़ें डिक्लाइन हुई, ख़त्म हुई, तो उसमें सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ ऐसा बचा ही नहीं जिनसे हम अपने एंशियंट के लोगों के बारे में जान सके। क्लियर। वहीं हड़प्पन के जो लोग हैं उन्होंने यूजेस पे बल दिया, फ्यूचर में क्या यूज़ होगा, उपयोगिता पर बल दिया। इस प्रकार उन्होंने बनाया और इस प्रकार उसको फॉलो किया कि आने वाले लोग भी उसको फॉलो अप करें, आने वाली पीढ़ियां भी उसको माने। इसीलिए मुझे अपने ऊपर प्राउड फील नहीं होता उतना जितना इंडियंस के ऊपर होता है, क्योंकि इंडियंस में शुरुआत से ही वो डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये बात सच है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा यहाँ ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का, यहाँ जो टाउन्स बने हैं, जो घर बने हैं, कितने अच्छे बने हैं, क्या फूड प्रोडक्शन कितना सिस्टमेटिक होता था, ट्रेडिंग कितना होता था, कितना भाईचारा रहता था इनमें, एकदम सोशल सिमिलरिटी इतना ज़्यादा थी। आज क्या है, धर्म बटा हुआ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन पारसी, पता नहीं कौन कौन से रिलीजन है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद रिलीजन जैसा कोई वर्ड ही नहीं था। ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना ज्वेलर्स, ना किसी प्रकार का एंग्री होना, ना ये वो, कुछ नहीं था, बल्कि सब एक दूसरे के साथ भाईचारे जैसे रहते थे। चाहे वो हड़प्पा में रहने वाले इंसान हो, चाहे मोहनजोदड़ो में रहने वाले इंसान हो, या कहीं से भी रहने वाले इंसान हो। ट्रेडिंग क्या करते थे, राइस में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, व्हीट तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, 5 किलो तुम राइस ले लो, 5 किलो तुम व्हीट दे दो। तो इस तरह का ट्रेडिंग करते थे। ना कोई विवाद था कि मार्केट में भैया राइस 15 है, गेहूँ 10 है, ऐसा कोई विवाद नहीं, बड़ी अच्छी ट्रेडिंग होती थी। ये सब हालांकि मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपका डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रो आपको मैंने दे दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। और जैसा मैंने कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडियंस हैं, तो आपको खुद अपने ऊपर इतना प्राउड होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो डेवलपमेंट देखने को मिला है। क्लियर। तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इस 5 क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा लेंदी जरूर है, 2 3 4 5 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आराम से इसको सॉल्व करिए। आप ये 5 क्वेश्चन करके भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को करिए। ओके, थैंक यू।